Hello student, today we will study land resources, land utilization, land use pattern in India, land degradation and conservation measure chapter 1 resources and development. Land resources. वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पे रहते हैं. वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती है हम लैंड पर परफॉर्म करते हैं. वी यूज इट इन डिफरेंट वे, लैंड को हम कई तरह से यूज करते हैं. बिकॉज इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन भी लैंड पर ही ग्रो करती है. वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल वेजिटेशन में रहती है. ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब के सब ये आपके लैंड पर पाए जाते हैं. तो लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विथ केयरफुल प्लानिंग. इस लैंड को हम को जो है अवेलेबल जो लैंड है वेरियस पर्पज से यूज करने के लिए केयरफुल प्लानिंग, हमें एक प्लानिंग की जरूरत है. जो अच्छी प्लानिंग बनाकर इस लैंड को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर. वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर मतलब माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, आइलैंड, इनके अंडर में इंडिया का पार्ट पाया जाता है. ये सब वैरायटी ऑफ फीचर्स इंडिया में पाए जाते हैं. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन. कंट्री का जितना एरिया है, जितना भी लैंड है, उसका 43% एरिया जो है प्लेन है. प्लेन में विच प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर होती है प्लेन एरिया में, इंडस्ट्रीज ज़्यादातर लगती है. और 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री इज माउंटेनस एरिया है. और वो इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, बहुत सारी रिवर वहाँ से माउंटेन से ओरिजिनेट होती है. और फॉरेस्ट भी वहीं पाया जाता है. और माउंटेनस एरिया प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है. वहाँ लोग घूमने के लिए माउंटेन पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं. और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट और इकोलॉजिकल मेंटेन करने के लिए भी माउंटेन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट उसी एरिया में पाया जाता है और वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेटू. प्लेटू जो है 27% एरिया है कंट्री का. अब प्लेटू इट पजेज रिच रिजर्व ऑफ मिनरल पाए जाते हैं प्लेटू में. और फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम, गैस पाई जाती है. और फॉरेस्ट भी पाया जाता है. अब लैंड जो है लैंड यूटिलाइजेशन. तो लैंड रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज. लैंड को कई तरह से यूज कर सकते हैं. जैसे नंबर 1 फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. फॉरेस्ट प्लांटिंग ट्री करके फॉरेस्ट पे यूज करते हैं. दूसरा लैंड जो है, अब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ये जो लैंड होता है दो तरह का, जो कल्टीवेशन के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज होता. नंबर 1 बैरन एंड वेस्ट लैंड. जो बंजर जमीन होती है, जो वेस्ट लैंड होता है, वो लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होता. दूसरे लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे जो है आपका बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, ये लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है. और थर्ड पॉइंट जो है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड. इसमें आपके कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट आएंगे. तो परमानेंट पास्चर का मतलब वो एरिया है जो चरागा, जो जानवर जो होते हैं एनिमल्स को जो उसको खाते हैं. और ग्रेजिंग लैंड मतलब ये भी चरागा जमीन को ही कहते हैं. और लैंड दूसरा बी पॉइंट, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो नॉट इंक्लूडेड इन नो एंड नेट सोन एरिया. जो लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री, मिसलिनियस मतलब कई वैरायटी के ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रूव मतलब झुंड में जो रहते हैं. और नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया मतलब शुद्ध बोया हुआ अक्षेत्र, वो जो है इसमें इंक्लूड नहीं ले है. इसमें ओनली दी ट्रीज आर फाउंड. इस ग्रुप में ट्री पाए जाते हैं. थर्ड आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड. कल्चरेबल मतलब खेती योग्य बंजर भूमि, ऐसी जमीन इस पर खेती की जा सकती है मगर वो अभी बंजर पड़ी है. तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ऐसी जमीन कल्चरेबल कहलाएगी जो 5 साल के लिए छोड़ दी गई, 5 ईयर्स के लिए. और अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स के से वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हुई, मगर अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर हो जाएगी. 5 साल से वो ऐसे ही पड़ी है. उसके बाद आता है फैलो लैंड.
फैलो लैंड में करंट फैलो आता है आपका, अदर देन करंट फैलो आता है, और आपका फिफ्थ नेट सोन एरिया आता है। तो करंट फैलो का मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर। अगर किसी भी लैंड को कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया जाए, कल्टीवेशन नहीं करते, वन या लेस देन वन, एक साल या एक साल से कम के लिए उस पर एग्रीकल्चर नहीं करते, उसको छोड़ दिया जाता है विदाउट कल्टीवेशन के लिए, तो उसे करंट फैलो कहते हैं। अदर करंट फैलो मतलब अगर लैंड को लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 years, अगर 1 से 5 साल के लिए किसी जमीन को छोड़ दिया जाता है, उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जाता, उसे अदर करंट फैलो कहते हैं। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, जो एरिया एक साल में कई बार बोया जाता है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रोस क्रॉप एरिया, उसको बोलते हैं। तो टोटल मतलब ऐसा एरिया जो मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर, जो एक साल में कई बार बोया जाता है, और नेट सोन एरिया उसमें अगर बोर्ड प्लस कर दिया जाए तो ग्रोस क्रॉप एरिया कहलाएगा। उसके बाद आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइन, किस चीज से डिटरमाइन होता है कि लैंड का यूज कैसे करना है? फिजिकल फैक्टर, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा, वहाँ की सॉइल कैसी, वहाँ एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है उस एरिया की, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी वहाँ की कैसी है, कल्चर कैसा, ट्रेडिशन कैसा, उस पैटर्न से डिसाइड होता है कि लैंड को कैसे यूज करना है। तो लैंड यूज पैटर्न उसी से डिटरमाइन होता है। अब टोटल ज्योग्राफिकल अगर एरिया हम देखें कंट्री का, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया का। अब लैंड यूज डाटा जो है अवेलेबल जो है 93% एरिया का कंट्री के, क्योंकि बिकॉज आसाम हैज नॉट डन फुल्ली, आसाम एरिया नॉर्थ ईस्ट एरिया को तो कवर किया गया, मगर आसाम एरिया हैव नॉट डन फुल्ली। और कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का भी, जैसे कुछ एरिया पाकिस्तान और चीन ने अपने कंट्रोल में कर रखा, वहाँ भी सर्वे नहीं है, उस एरिया का भी सर्वे नहीं हुआ, तो वहाँ का भी नहीं पता लगा कि लैंड यूज पैटर्न के बारे में। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज, जो परमानेंट पास्चर में जो था, जो ग्रेजिंग एरिया था, जो एनिमल के लिए होता था लैंड, वो भी हल्के हल्के कम होता रहा है। तो एक होता है NSA, नेट सोन एरिया, द लैंड which are cultivated once या twice in about 2 to 3 years, 2 या 3 साल में जो एक बार या 2 बार कल्टीवेट होता है, वहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर इसमें नेट सोन एरिया में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया कम टू अबाउट 54%, यानी कि ये परसेंटेज 54 हो जाएगी, मगर जबकि परसेंटेज 48 है, मगर अगर उसको भी जोड़ दिया जाए जो साल में 1 या 2 बार या 2 से 3 साल में उसमें एग्रीकल्चर की जाती है, तो तब परसेंटेज जो है नेट सोन एरिया का बढ़ जाएगा। अब पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मतलब कितना एरिया में एग्रीकल्चर की जाती है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे आपका पंजाब में 80% एरिया, हरियाणा में जो है नेट सोन एरिया है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार में यहाँ ओनली द 10%, इसी 10% एरिया में ही जो है एग्रीकल्चर की जाती है, और पंजाब में 80% और हरियाणा में की जाती है। और फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज लोअर देन द डिजायर्ड, जितना भी कंट्री या किसी भी कंट्री का 1/3 एरिया, ये 33% एरिया कंट्री का जो है, जो वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, तभी वहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा, मगर उससे इंडिया में कम है, अप्रोक्सीमेटली 21% है। तो फॉरेस्ट आपको मालूम है, फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म एज, जिसको वेस्ट लैंड कहते हैं। कौन सा वेस्ट लैंड आता है? जैसे इंक्लूड रॉकी एरिया, एरिड एरिया, सूखा एरिया, डेजर्ट एरिया, एंड ऐसा लैंड जो पुट टू दी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे सेटलमेंट, रोड में, रेलवे में, इंडस्ट्री में, ये सब जो लैंड इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब का सब जो है लैंड आपका वेस्ट लैंड में ही आता है। और दूसरे आपका होता है एक लैंड डिग्रेडेशन,
लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड का लोअरिंग हो जाना, क्वालिटी को कम हो जाना। तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड, अगर हम लैंड का कंटिन्यूस यूज करें फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक के हम लैंड का लगातार इस्तेमाल करें विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर कोई भी बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर मेजरमेंट के कंजर्व करें, तो मैंने इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, इससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, लैंड की क्वालिटी लोअर हो जाएगी। और ये लैंड डिग्रेडेशन मतलब द डिटरेशन या लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाएगी और सॉइल में कुछ भी पैदा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल गिर जाएगी बगैर मेजरमेंट के। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, तो 95% आपको मालूम है कि हमारी बेसिक नीड जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, सबके सब लैंड से मिलते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी बहुत ही खराब होती जा रही है, बट आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज द डैमेज टू द लैंड, और बहुत ही चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को, नेचुरल फोर्सेस को बढ़ा दिया है जिससे लैंड की क्वालिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है, लोअर होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है और सॉइल भी डैमेज होती जा रही है। क्योंकि 8% देर आर अबाउट 130 मिलियन ऑफ हेक्टर डिग्रेडेड इन लैंड। इस टाइम इंडिया के अंदर ऐसा 130 मिलियन हेक्टर लैंड ऐसा है जो बिल्कुल ही वेस्ट हो गया, बिल्कुल ही डिग्रेड हो गया, जिसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई है, बहुत ही नुकसानदेह है। अप्रोक्सीमेटली 24 इसका जो है 28% बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की वजह से डिग्रेड हो गया, फॉरेस्ट का गलत इस्तेमाल से, उसको इस तरह से करा के उसको फॉरेस्ट को कटिंग करने लग गए, तो उसकी वजह से भी 28% आपका लैंड जो है डिग्रेड हो गया, वो भी लोअर हो गया। और 56% वाटर इरोडेड एरिया, तो वाटर की वजह से भी बहुत सारा एरिया लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, वो 56% है। और रेस्ट इज अफेक्टेड बाय द सैलाइन, सैलाइन का मतलब नमक और खारा, जो पानी आता है उसके अंदर नमकीन होता है, नमक होता है, उसकी वजह से वो खारे क्वालिटी जो सॉइल के अंदर जमा हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से भी लैंड बहुत सारा खराब हो गया है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ काट रहा है, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल ज़्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहा है आदमी, ज़मीन की खुदाई कर रहा है, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है, क्वालिटी गिर रही है। अब इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, अब माइनिंग करने की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जहाँ जंगल वाला एरिया होता है, फॉरेस्ट वाला हो जाता है, वहाँ पेड़ों काट लेते हैं माइनिंग करने की वजह से, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया, वहाँ का लैंड बिल्कुल वेस्ट हो जाता है जहाँ माइनिंग हो जाती है। अब इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ ओवर ग्रेजिंग है, यहाँ एनिमल इतनी हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसको ग्रेजिंग कर लेते हैं, ज़्यादा चरागाह, ज़्यादा चारा ले लेते हैं, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और पंजाब, हरियाणा है, वेस्ट यूपी, ओवर इरिगेशन, यहाँ पानी जितना आपका एग्रीकल्चर को चाहिए उससे ज़्यादा पानी जो है एग्रीकल्चर में चला जाता है, ओवर इरिगेशन, एक्सेस वाटर सप्लाई हो जाता है, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा, उसकी वजह से वहाँ क्योंकि पानी ज़्यादा जाने से वहाँ से वाटर लॉगिंग हो रहे, जल भराव हो जाता है पूरे एग्रीकल्चर एरिया में या क्रॉप्स एरिया में, वहाँ पानी भर जाता है, उससे लीडिंग टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी, वहाँ से खारापन और एल्कलिनिटी, और सॉइल के अंदर खारापन बढ़ जाता है और वो सॉइल और जो मिट्टी है वो लैंड जो है खराब हो जाता है। इन रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री से बहुत सारा ऐसा वेस्ट निकल रहा है, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। वो वेस्ट अगर लैंड पे जाता है तो लैंड बर्बाद होता है, और पानी में जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है कंट्री के अंदर, और वाटर वेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यही सब कॉज हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का, लैंड की लोअर क्वालिटी होना। अब हाउ टू कंजर्व, क्या मेजरमेंट है, तो एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, पेड़ कटने नहीं चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मैनेजमेंट, ये ओवर ग्रेजिंग और इसको स्टॉप करो, लैंड जब भी लैंड डिग्रेडेशन रुकेगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग मतलब शेल्टर बेल्ट का मतलब प्लांट की एक बेल्ट लगाओ, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, तो और कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग करो। अब स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, और जहाँ सैंड ड्यून एरिया है, जहाँ सैंडी एरिया है, जहाँ
डेजर्ट एरिया है, वहाँ से सैंड ड्यून, बड़े बड़े जो बालू के टीले होते हैं वो उधर की तरफ आते हैं, किसी एरिया में दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं। तो वहाँ थोड़ी बुशेस उनके बॉर्डर पे लगा देनी चाहिए जिससे वो आगे ना बढ़ सकें। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड जो पड़े रहते हैं उनका मैनेजमेंट करें। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, इतनी माइनिंग हो रही है इससे ज़्यादा मिनरल्स निकालने के लिए, उसको भी कंट्रोल करें। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ, जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज करें, उनको डिस्पोज करें, उनको सही से करें। और एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, और उनको ट्रीटमेंट करें। कैन रिड्यूस लैंड, जब ही ये लैंड बच सकता है और वाटर बढ़ सकता है इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्न एरिया, क्योंकि सिटी एरिया में जो है बहुत ज़्यादा आपका लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, वाटर डिग्रेडेशन भी हो रहा है, और इंडस्ट्रियल एरिया में पर्टिकुलरली हो रहा है। तो इस और हमें ध्यान देना चाहिए।